नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार में परीक्षा लगी है। जी हाँ, बिहार वर्ल्ड कप नाम से ये सीरीज शुरू हो रही है जिसमें 80 प्रश्न टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए होंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर और बिहार वर्ल्ड कप कैसे खेलते हैं। जैसे अभी बिहार वर्ल्ड कप नाम से सीरीज शुरू हुई है, इसमें आप देखेंगे कैसे सरल प्रश्नों को बचाना है। सभी परीक्षाओं के लिए हैं, केबीएस के लिए, टीजीटी पीजीटी एनबीएस के लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, मिस्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कृष्ण श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। बिल्कुल, कौन से नहीं सम्मिलित हैं यहाँ पर? अगर बात करें किसकी, अगर बात करें कृष्ण बिहारी की, तो कृष्ण बिहारी जी सम्मिलित नहीं है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद 4 भाग में लिखा। कितने भाग में लिखा? 4 भाग में लिखा, जिसमें 4551 कवि, लगभग 5000 कवि थे। और ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रथम 3 भाग था 1913 में और चौथा प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मेरे दोस्तों, बहुत ही दमदार तरीके से पूरी की पूरी प्रश्नावली पर व्याख्या होगी। चलिए पहला, दूसरा प्रश्न, कनक का कौन सा अर्थ पूर्णतः गलत है? मतलब कनक का कौन सा अर्थ अगर बात करें तो पूर्णतः गलत है। जी हाँ, स्वर्ण, धतूरा, गेहूं, गन्ना। 4 आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। अगर बात करें किसकी, कनक को, तो कनक को सोना भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है, गेहूं भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर गलत की बात करें तो गन्ना यहाँ पर गलत होगा। और कनक कनक अगर 2 बार आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? जानते हैं, यमक अलंकार होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। कीर्तिलता, कीर्तिलता किस कवि की रचना है? चारों विकल्प आपके सामने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर विद्यापति की बात करें तो ये बिहार में ही जन्म हुआ था इनका। विस्पी, विस्पी नामक स्थान, ध्यान रखिएगा, अगर बिहार दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल जरूर पढ़िए। विस्पी नामक स्थान दरभंगा एक जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिलता का पुरुष परीक्षा, इसको भी जान लीजिए, परीक्षा देने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बिहार, तो इसलिए पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें अभिनय जयदेव, पंचानन, कवि शेखर, नवशेखर के नाम से जाना जाता है। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कवि हैं, बिहार के लिए ही नहीं अपितु सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। मुक्तिबोध भी आपके बिहार में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप आप खेलेंगे, एक एक प्रश्नों को आप पूरे अच्छी तरीके से विश्लेषण करके यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। चलिए, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक सूत्र के प्रणेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प आपके सामने है। बिल्कुल सही आपने कहा, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। कब? 1964 में इनके 2 काव्य संग्रह आते हैं। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा, दूसरा है भूरी भूरी खाक दूर, 1980 में आता है। बिल्कुल भूल गलती अंधेरे में, ब्रह्मराचक जैसी कविता लिख के तार सप्तक के कवियों में मुक्तिबोध अपना स्थान बना लेते हैं। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें काव्य की, तो अंधेरे में आशंका के दीप अंधेरे नाम से कल्पना पत्रिका में छपी। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी व्याख्या करते हुए आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रसाद के किस नाटक पर, ध्यान रखिएगा, प्रसाद के किस नाटक, प्रसाद ने किस नाटक पर कार्नेलिया के गीत गाती है? मतलब प्रसाद का जो नाटक है उसमें कार्नेलिया गीत गाती है। जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त। अगर बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक 1931 में है, जिसमें पात्र हैं चाणक्य, कल्याणी, मालविका, अलका, सुवासनी। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से ध्यान से आपको सुनना है, केवल सुनते चले जाइए। प्रश्नों को इजी प्रश्न बचाना है, जो इजी प्रश्न बचा लेगा वही विजेता होकर आएगा। तो थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं इनके नाटक पर। चलिए, सज्जन है पहला, अगर पूछा जाए तो सज्जन है, कल्याणी है, करुणालय है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजातशत्रु है, जन्मे का नागवट नाग यज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, और ध्रुव स्वामी लास्ट में है 33। कभी कभी पूछ लेता है, ध्रुव स्वामी का सन 1933 में, चंद्रगुप्त 1931 में। आपको ट्रिक विधि द्वारा हम वीडियो लेके आएंगे, ऐसी ट्रिक जो आप कभी ने सोचे नहीं होंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्राचित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागवत, कल्याणी और स्कंदगुप्त, एक चंद्रगुप्त जैसी रचनाओं को आप मुट्ठी में कर लेंगे।
ध्यान रखिएगा इनका कथानक जो है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक से लगा हुआ है। आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्कस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर इन्होंने 1931 में चंद्रगुप्त नाटक लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, चंद्रगुप्त किसका नाटक है? अगर आप पढ़ लिए सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज श्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग व कामना स्कंद, तो बिल्कुल सही आप जवाब देंगे। किसका है भैया? चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। 1931 में चाणक्य का कल्याणी इनके पात्र हैं। महिलाओं पात्र में अलका, सुहासिनी और मालविका है। बिल्कुल सही जवाब आप दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। ये आपको इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आसान प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। चलिए, अखरावट रचना किसकी है? जैसे ही आपने अखरावट देखा आपका तुरंत दिमाग गया होगा कि ये जो अखरावट है बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और अखरावट में वर्णमाला किसके? वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई में लिखा गया। कभी कभी पूछ लेता है अखरावट में क्या है, तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को सिद्धांत संबंधी विचार पर करके चौपाई में लिखा गया है। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ऐसे आप सुनते रहिए बस। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, देखिएगा चित्ररेखा ना की लेखा, कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, मसलानामा खनौत इनकी रचना है, कन्हावत इनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल जायसी। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? व्याकरण से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर देखिए, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है किसके? स्वर की। तो स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर 11 आपके क्या हो जाएंगे? स्वर, जिसमें आ ई उ ए आई ओ औ और अंग आह आता है। देखिए अंग आह को अगर बात करें तो ये गिना नहीं जाता, ये अयोग वाह होते हैं, आ की मात्रा नहीं होती है। तमाम ऐसे आप प्रश्न देख सकते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा 11। बहुत ही धुआंधार तरीके से। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो 94 51 27 70 61 पर ले सकते हैं पीडीएफ। 94 51 27 70 61 लगातार आप 80 नंबर की बिहार वर्ल्ड कप जीत के आना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, रीतबद्ध कवि कौन नहीं है? आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रीतबद्ध कवि कौन से नहीं है? बोधा, देव, चिंतामणि, पद्माकर। जल्दी से उत्तर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बिल्कुल बोधा की अगर बात करें तो पन्ना नरेश के दरबार में रहने वाले बोधा एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 रचनाएं लिखी। उनका नाम है बिरह बारिश और इश्कनामा। कौन सी? इश्कनामा इनकी रचना है। पन्ना के दरबार में रहते थे। सुभान नामक गणिका से प्रेम करते थे। उसी के चक्कर में पढ़कर ये क्या हो गए? बोधा हो गए, जिनका बचपन का नाम बुद्धसेन था। बिल्कुल रीतबद्ध कवि में नहीं आते हैं। आलम बोधा घनानंद रीत मुक्त कवियों में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सी बोली इकार बहुला है? कौन सी बोली इकार बहुला है? बिल्कुल देखिए, अगर आप जा रहे हैं बिहार तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की अगर बात करें बिल्कुल भोजपुरी इकार बहुला है। क्या है मेरे बच्चों? भोजपुरी इकार बहुला है। अब भोजपुरी बोली कहाँ जाती है ये आप ध्यान दीजिए। भोजपुर में, शाहाबाद में। कहाँ पर? भोजपुर में, शाहाबाद में, सुनते रहिएगा, शाहाबाद में, गोरखपुर में, देवरिया में, गाजीपुर में, बलिया और बनारस जैसे स्थानों पर, जिलों पर बोली जाती है। छपरा और चंपारण में भी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें किसकी? कौरवी को, तो आकार बहुला होती है। अगर मगही की बात करें, मगही भी एक प्रसिद्ध आपकी ऐसी है जिससे तमाम ऐसे आपके उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। ओकार बहुला आपकी क्या होती है? ब्रज होती है। बुंदेली भी ओकार बहुला होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कस ना करके आपको बता दें कि भोजपुरी इकार बहुला होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भास द्वारा रचित पंचरात्रम में कितने
अंक होते हैं, तो यहाँ पर 3 अंक होते हैं। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इसको आगे कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 नहीं 12 पर आ जाते हैं। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को आपको बचाना है, तो बिल्कुल निर्धन के धन सी तुम आई अगर आप पढ़ेंगे तुरंत आपको पता लग जाएगा कि यह उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना या सादृश्य या समान बताया जाता है। बिल्कुल सही। और अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वहीं रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। ये आप जानते रहिए। कभी कभी अनुप्रास अलंकार में छेका, वृत्या, श्रुत्या, नत्या, लाटा पूछ लेता है, कौन सा निम्नलिखित में नहीं है। रूपक अलंकार में निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक होता है। बहुत ही तेजी के साथ आपको पढ़ना है, छोटे छोटे प्रश्नों को बचाना है। चलिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे किसकी पंक्ति है और इसमें कौन सा अलंकार है? कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है। बिल्कुल, अगर बात करें किसकी, साकेत की बात करें, किसकी बात करें? साकेत की बात करें। रामचरितमानस के बाद अगर कोई ग्रंथ आधुनिक काल में लिखा गया तो साकेत। रंग में भंग, जयद्रथ वाद, किसान, साकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भारती 1912 में, यशोधरा 32 में, द्वापर, प्लासी का युद्ध जैसी रचनाएं लिखकर हमारे कौन कौन भैया, हमारे मैथिली शरण गुप्त अमर हो गए, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा और गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा। बिल्कुल वही मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। राम चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? देखिएगा, ध्यान रखिएगा, विशेषण का प्रयोग 2 तरह से होता है। एक तो प्रयोग के आधार पर अगर बात करें, प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं। एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। और ध्यान रखिएगा, विशेषण या तो संज्ञा के पहले आता है या तो संज्ञा के बाद आता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है राम चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल कौन सा है? बिल्कुल, अगर चंचल बालक की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, चंचल बालक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बालक के बाद क्या आ रहा है? चंचल आ रहा है। अगर बालक के बाद चंचल आता है तो ये विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगर यहीं पर विशेष विशेषण होता तब यहाँ पर विशेष विशेषण मार देते प्रयोग के आधार पर। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? बिल्कुल, जैसे आप बात करें धड़ाधड़ में अगर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। धड़ाधड़, नी धड़क, बे खटके, बेरहम, भर पेट, यथार्थ, आजन्म, आमरण, ये ऐसे समक्ष, नी धड़क। अगर पूछ ले आपाद मस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, तब भी आप समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास, क्या अव्ययी भाव समास, ना कि कर्मधारय। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सज्जन है, परमेश्वर है, महावीर है, कापुरुष है, अगर ये पूछ लेगा तो ये कर्मधारय में हो जाएगा। सज्जन, परमेश्वर, महावीर, कापुरुष, ये कर्मधारय में हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग जैसे बोध अगर होता है शब्दों में, जैसे नी धड़क, बेरहम, भर पेट, तब आपका अव्ययी भाव समास होता है, ना कि कर्मधारय। बिल्कुल, कर्मधारय में जो विशेषण विशेष होता है, इस तरह से धड़ाधड़ में अव्ययी भाव समास होगा। चलिए व्याख्या ज़्यादा ना करते हुए कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस व्याख्या को, इसलिए ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, लिफाफा, जी हाँ, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? देखिए, लिफाफा की अगर बात करें तो अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए, अरबी सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? अरबी में सबसे ज़्यादा अगर बात करें, फ़कीर पूछा जाता है, वकील पूछा जाता है, तरफ पूछा जाता है, दान पूछा जाता है, किताब पूछा जाता है, कुर्सी पूछी जाती है, मुहावरा पूछा जाता है। आगे आप देखेंगे तो अरबी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिफाफा आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए, कौन सी रचना मृदुला गर्ग की नहीं है? देखिए, कौन सी रचना मृदुला गर्ग की नहीं है? बिल्कुल, कंदील का धुआं, कंदील का धुआं दिनेश नंदिनी डालमिया की क्या है? उपन्यास है। बाकी मैं और मैं, वंशज, कठ गुलाब,
चित कोबरा, अनित्या, मैं और मैं, कठगुलाब जैसी रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसका? मृदुला गर्ग का। दिनेश डालमिया का उपन्यास मरजीवा, फूल का दर्द, मुझे माफ़ करना है। क्या? मुझे माफ़ करना है, तो इसलिए कंदील और कुहासे नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे बात करते चले जाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है। चलिए, कृष्णचंद्र उपन्यास। कृष्णचंद्र उपन्यास किसका पात्र है? कृष्णचंद्र किस उपन्यास का पात्र है? आपके सामने है रंगभूमि, गबन, सेवा सदन और गोदान। देखिए, अगर गबन की बात करें, समझिएगा, गबन की अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें किसकी, गोदान की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता हैं। अगर वहीं बात करें किसकी, रंगभूमि की, तो यहाँ पर सूरदास, सोफिया है, सोफिया बहुत पूछा जाता है, विनय है। तो यहाँ पर कृष्णचंद्र की बात कर रहे हैं। किसकी? तो कृष्णचंद्र इनके सेवा सदन के पात्र हैं। किसके? सेवा सदन के पात्र हैं, जिसमें सुमन भी हैं। कौन है? सुमन है, गजाधर हैं और पद्म सिंह हैं और शांता हैं। किसमें? सेवा सदन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 19, किसने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा? जी हाँ, किसने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा? जी हाँ दोस्तों, छायावाद की महान कवयित्री जिन्होंने लिखा क्या? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा पर साहित्य अकादमी मिला। यामा पर क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जल्दी से बताइएगा, यामा पर इन्हें क्या मिला? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पूछ सकता है, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा की कहीं न कहीं जो भी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। निहार है, रश्मि है, नीरजा इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा का जो यामा है 1982 में पूछा जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं। उपन्यास पत्रिका का प्रकाशन स्थल कहाँ है? उपन्यास पत्रिका की अगर बात करें तो गोपाल राम गहमरी उपन्यास पत्रिका के क्या हैं? संपादक हैं, जो काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी? काशी से प्रकाशित होती है। चलिए, 20 नंबर हो गया काशी से। प्रश्न संख्या 21, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बात करें इनके रेखा चित्र की, महादेवी वर्मा की अगर रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार 1972 में, आप इनके क्या हैं? रेखा चित्र हैं। और यही रेखा चित्र है, यहाँ पर इनका रेखा चित्र है। इनका एक संस्मरण है, जल्दी से बताइएगा, पथ के साथी। जी हाँ दोस्तों, पथ के साथी महादेवी वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आधुनिक मीरा के नाम से। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा। आपको सिर्फ आपको रिवीजन करना है, आराम से इसे पढ़ते जाना है। देखिए कितना याद हो गया आपको। निहार, रश्मि, नीरजा हैं। साहित्य अकादमी किस पे मिला? बिल्कुल, साहित्य अकादमी इस पे नहीं मिला, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये आपकी रचनाएं हैं। चलिए, नागार्जुन ने उपन्यास लिखा है। जल्दी से बताइएगा, नागार्जुन ने उपन्यास लिखा है। प्रश्न संख्या 22, बिल्कुल, हीरक जयंती, जंजीरें, मशाल, सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हीरक जयंती नागार्जुन का उपन्यास है। अगर बात करें नागार्जुन को, तो वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था। ये एक उपन्यासकार थे। इनके अगर उपन्यासों की बात करें, आपको सुनना है केवल वर्ल्ड का, बिहार वर्ल्ड कप चल रहा है, आराम से सुनिए टेंशन फ्री होके। जैसे नागार्जुन को आपको सुन लेना है, इनके उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे, उग्र तारा, हीरक जयंती। यही पूछा, देखिए, हीरक जयंती, कौन सा? हीरक जयंती। फिर पारो, कौन सा? ये भैया पारो, बहुत गरीब थे। अभी तो हम ट्रिक विधि द्वारा आपको पढ़ाएंगे। गरीब दास, जमीनिया के बाबा, इमरतियाँ। अब आप देखिएगा कैसे आप आराम से याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए, आप समझ गए, नागार्जुन पढ़ेंगे आप बहुत ही विस्तृत आगे चल के। चलिए, प्रश्न संख्या 23, महादेवी वर्मा का गौरा
किस विधा की रचना है? फिर वही आ गया, गौरा रेखा चित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ। इनके निबंध अब देख लेते हैं। अभी आपने देखा, अब यहाँ पर निबंध कुछ देख लेते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्य की आस्था, संभाषण, संकल्पिता, विवेचनात्मक। देखिए अगर ट्रिक की बात करें, अब यहाँ पर ट्रिक कैसे करोगे? सबसे पहली बात कि महादेवी वर्मा बहुत ही पीड़ित थी। इन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ नामक रचना जो स्त्रियों की समस्या पर थी, लिखकर इन्होंने एक अलग विधा का जन्म दिया। वहीं पर इन्होंने क्या होता है, अब देखिए महादेवी क्षण भर की थी, छड़दा हो गया, साहित्यकार की आस्था। अब इनके जीवन में बचा क्या? साहित्य ही बचा, इसीलिए साहित्यकार की आस्था हो गया। और ये महिला थी इसलिए संभाषण देती थी। क्या देती थी? संभाषण देती थी। और इन्होंने संकल्पिता नाम लिया, संकल्प किया कि मैं विवेचनात्मक गद्य लिख के भारतीय संस्कृत स्वर को मैं आगे ले जाऊंगी। ऐसा फर्रुखाबाद की महादेवी वर्मा ने अपनी बीड़ा उठाई। याद हो गया, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य और भारतीय संस्कृत के स्वर। देख रहे हैं ना, आराम से याद हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 24, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अगर अध्यक्ष की बात करें, हमने कहा था अगर उपसर्ग आएगा, अगर यहाँ पर बात करता समाज की, किसकी बात करता? समाज की, तो यहाँ पर क्या हो जाता? अव्ययी भाव समास। और हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? उपसर्ग। तो यहाँ पर आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आदि हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग लगता है पहले, उपसर्ग लगता है पहले, उपधन सर्ग। चलिए आगे चलते हैं। 24 प्रश्न हो चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सी विधि आराम से एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ना, नो एकदम हेडेक नहीं लेना। अगर आप डिप्रेशन जा रहे हैं तो समझ लीजिए बिहार आपसे निकल जाएगा। EMRS, TGT, PGT, UGC नेट के लिए इतनी बेहतरीन क्लास आपके सामने आएगी, आप कभी सोचे नहीं होंगे। देखिए अब आइए डेमो देख लीजिए। एक बात बताएं, अगर आपको याद करना है तो आप अपने जीवन में उतारिए, हमारे साथ जुड़िए। जैसे वकील, आइए एक ऐसा विधि, ये भी जो है कह रहा है कि संतोष जी चला धीरे चलिए भाई। अब देखिए वकील किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल वकील अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पुर्तगाली पूछा जाता है। तो पुर्तगाली को याद कैसे करेंगे? एक अलमारी बनाइए, एक मैंने अलमारी बनाई और उसी में मैंने क्या रख दिया? उसी में मैंने काजू रख दिया और उसी में मैंने क्या रख दिया? उसी में मैंने तौलिया भी अपनी रख दी और उसी के बगल में मैंने मेज लगा दिया। और अलमारी कहाँ रखी मैंने? अलमारी मैंने कमरा में रखी और उसमें फीता रख दिया। अब यार बताइए, उसमें तंबाकू रख दिए। तंबाकू जैसे ही रखे हमारे पिताजी लबादा लेके आए, कहे अरे संतोष तुम तंबाकू खाने लगे। हम कहे नहीं पिताजी। तो तुरंत उसमें पिस्तौल हम रखे थे, तुरंत हमने निकाल दिया। मैडम जी से बोला भाई गोभी वोभी हटाओ, नहीं तो पिताजी आ रहे हैं। कहें लो चाबी अपनी, लो कमीज, आप अपना संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये क्या था? पुर्तगाली था। लेकिन पूछा गया वकील आपका किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। कैसे आपको याद करना है? ये बहुत ही सरल विधि द्वारा आपको याद करना है। कोई भी डिप्रेशन नहीं, एकदम आराम से पढ़ते जाइए। प्रश्न संख्या 26 की ओर। शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा योग रूढ़ है? शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़। देखिए अगर बात करें रचना के आधार पर तो शब्द के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। देखिए रूढ़ का मतलब वो शब्द होते हैं जिनको खंड ना किया जाए, जैसे नाक, कान, पीला, झाट, पाट, पन, ऐसे उनको तोड़ेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक शब्द का अर्थ निकलेगा। यौगिक शब्द का जैसे दूध वाला, हाँ दूध वाला, आग बबूला, घुड़सवार, ये 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। और योग रूढ़ शब्द तो योग तो होते हैं लेकिन वो अर्थ देने के लिए किसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, अगर किसी का पेट निकला हो तो आप उसे लंबोदर थोड़ी ना कहेंगे। लंबोदर तो केवल गणेश को ही कहा जाएगा। पंकज, चक्रपाण, जलज, जलधन, जल माने उत्पन्न, जा माने उत्पन्न, जल माने पानी, पानी में उत्पन्न होता है, लेकिन किसके लिए रूढ़ हो जाता है? कमल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से तमाम ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हो गया। 27, हिंदी की प्रथम कहानी। देखिए कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही धुआंधार वर्ल्ड कप है ये, वर्ल्ड कप सीरीज है। सरल प्रश्न बचाओ सिलेक्शन पाओ, ध्यान रखिएगा, सरल प्रश्न बचाओ सिलेक्शन पाओ। इन हिंदी की प्रथम कहानी कौन है?
हिंदी की प्रथम कहानी, बिल्कुल 1900 में रचित हिंदी की प्रथम कहानी, जिसे शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। शुक्ल ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना, जिसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी थे। प्रश्नों को आराम से पढ़ना है, धुआंधार टेस्ट सीरीज है, केवल सुनते जाना, रिवीजन करना। देखिए नया प्रश्न कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ पुराने प्रश्नों को ही नए तरीके से आपके सामने लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इंदुमती हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 की ओर, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बिल्कुल भैया, अगर बात करें विशेषण विशेष की बात करें, बिल्कुल विशेषण विशेष की बात करें तो क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास बन जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर द्विगु समास की बात करें, द्विगु समास में संख्या होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष जैसी भावना मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर, एक ही कोख से उत्पन्न होने वाला, भैया जो एक ही कोख से उत्पन्न होता है उसे सहोदर कहा जाता है। 94, 51, 27, 70, 61 पर आप हलो करके स्मैश करके तुरंत PDF पा सकते हैं। इसका PDF आप ले लीजिए, दोबारा आप इसको करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया सहोदर। प्रश्न संख्या 30, आत्मजयी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आत्मजयी, देखिए सरल सरल प्रश्न बचाने, बार बार कर रहा हूं, जितने लोग हैं सरल प्रश्न बचाओ, सरल नहीं बचाओगे दूर हो जाओगे। आत्मजयी किसकी रचना है? चक्रव्यूह भी उनकी रचना है, परवेश हम और तुम उनकी रचना है, अपने सामने उनकी रचना है, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आत्मजयी और बजसवा के बहाने बिल्कुल कुंवर नारायण की रचना है भाई, कुंवर नारायण की रचना है। इसी में से प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 को थोड़ा सा ठहराव के जरिए, जैसे प्रश्न आए रुकिए, देखिए यहाँ पर ठहरते हैं। हम तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए इसे। कल्पतरु की उत्सव लीला किसकी जीवनी पर है? मतलब जो ये कल्पतरु की उत्सव लीला है, ये किसकी जीवनी है? बिल्कुल, तो यह किसकी है? रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है। लिखी किसने है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। मेरे प्यारे बच्चों, किसने लिखा है? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। अगर बात करें राम कमल राय की, तो शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी लिखा है। राम कमल राय ने शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी लिखा है। और नागार्जुन की बात करें तो शोभाकांत ने बाबूजी, कौन सी? बाबूजी लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, बहुत ही तेज आपको करा रहा हूँ, कमेंट करके जो बताइएगा, वह नायिका जो जीवन भर कुंवारी रहती है। अरे भैया, जीवन भर जो कुंवारी रहती है उसको आप रट लीजिए, आप कभी नहीं भूलेगा। आमाजू हो। क्या हो? आमाजू हो। आ छोटा रहेगा, आमाजू हो। अब देखो कह सकते हैं क्या? अमाजू हो। माननीय मायावती जी अमाजू रह गई। क्या रह गई भैया? अमाजू रह गई। कभी भूलेगा क्या? मायावती कौन है? देखिए, कहिएगा नहीं, वायरल मत करिएगा, नहीं तो पता लगा केस हो जाए। नहीं, बता रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। वह नायिका जो जीवन भर कुंवारी रहे, अमाजू। लेकिन वह अबीरा, वह स्त्री जिसके पुत्र या पति ना हो, वो अबीरा कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है तो अबीरा भी जानते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर। फिर आ गया क्या? लिफाफा। फिर लिफाफा आ गया। तो लिफाफा हमने बताया था अरबी भाषा का शब्द है। अगर तुर्की बात करेगा, तुर्की कैंची शब्द है। अभी तुर्की पर भी हम आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिफाफा आपका अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे। बौद्ध गानाओं दोहा किसकी रचनाओं का संकलन है? बौद्ध गानाओं दोहा किसकी रचनाओं का संकलन है? बिल्कुल, अगर बात करें किसकी? सिद्धों की, तो राहुल संकृत्य ने सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि माना है और वही हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि कहे जाते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन था? सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? राहुल संकृत्य ने। अगर हिंदी की प्रथम रचना मान ले तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा हिंदी की प्रथम रचना कौन है। तो ध्यान रखिएगा, दोहा कोश जैसी रचना रचकर कौन? सरहपा हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्यों में सबसे पुराने थे और इन्होंने रचना लिखी क्या? उसका नाम था दोहा
कोश। और ध्यान रखिएगा सिद्धों में सबसे पुराने हिंदी के प्रथम कवि थे। और वहीं अगर बात करें किसके, नाथों की संख्या 9 थी। किसकी, नाथों की संख्या कितनी थी, 9 थी। और और आपके सिद्ध कितने थे, 84 सिद्ध थे। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन व्याख्या, बहुत ही विस्तृत ढंग से ट्रिक के माध्यम से कैसे बिहार वर्ल्ड कप खेलें। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने वर्ल्ड कप एक एक मैच को मैं देख रहा था, लड़के अंदर घुस जा रहे थे। अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को आगे ले जाना है तो अपना वर्ल्ड कप खेलिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अरे भैया, तत् धन सम, तत् धन भव। अरे संस्कृत, ज्यों के त्यों दिल्ली से चली ट्रेन आ गई लखनऊ, कहीं नहीं रुकती है, तत्सम हो जाता है। संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और वहीं पर अगर तद्भव शब्द संस्कृत से निकलता है लेकिन कहीं पर पाल प्राकृत से प्रकृत या पारमर्जित हो जाता है, तद्भव कहलाता है। और वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, देशज कहलाता है। इस तरह से अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी विधि द्वारा आप पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहाँ महामैराथन है, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुंह आपका क्या है, तद्भव है। अब इसके बाद एक एक कवि को डेली पढ़ाऊंगा, प्रश्न संख्या 36, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। आइए स्वागत है कामायनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वर्ल्ड कप वाले कृपया ध्यान दें। जो इनकी रचना कामायनी थी, क्या थी, कामायनी थी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, जिसमें 15 सर्ग थे। आप देखिए कैसे सर्गों को याद करा है। हे भाई चिंता मत करिए, आशा चिंता मत करो, श्रद्धा से काम निकालो, वासना तो लज्जा में है, वासना किसमें है, लज्जा में है, कर्म ईर्षा इड़ा है, स्वप्न संघर्ष निर्वेद है, आनंद दर्शन और आनंद है। अगर बात करें, अगर आपको अभी याद करना है तो सबसे पहले आप चिंता याद कर लीजिए, पहला, और अंतिम में आनंद। जब पहले चिंता करते हो पढ़ाई लिखाई तब तो आनंद आता है, और दर्शन किसका करो, आनंद का। ऐसे ट्रिक विधि द्वारा हम आपको बताएंगे। इसमें मन जो था प्रतीक मनु थे, हृदय श्रद्धा का प्रतीक थी, बुद्धि ईड़ा का प्रतीक थी, मानव कुमार का प्रतीक था। पूरे के पूरे पुराने प्रश्न हैं, कुछ नहीं करना है, पुराने प्रश्न को पढ़ना है बार बार। चलिए तो समझ गए ना ये किसका कथन था, बिल्कुल लज्जा का कथन था। चलिए आगे चलते। कभी कभी पूछ लेता है कि 14 नंबर पे कौन है, तो 14 नंबर पे बात करें दर्शन है, पूछ लेता है 2 नंबर पे क्या है। तो ये सब प्रश्न आपको बन जाएंगे, आप ऐसे लगातार वीडियो देखते रहिए। चलिए उज्जवल वाला हो गया। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। नाद न बिंदु न रब नहीं सासी, ऐसे प्रश्न अगर पूछेंगे तब किसकी ओर आप जाएंगे। बिल्कुल प्रश्न संख्या 37 की अगर बात करें, बिल्कुल नाद न बिंदु, अगर नाद न बिंदु पूछ लेगा तो ये सरहपा का है। किसका है, सरहपा का भी अभी हमने बात किया है सरहपा के बारे में। और गोरखनाथ की अगर बात करें तो भैया गोरखनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, गोरखनाथ के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सरहपा की पंक्तियाँ पूछा गया है, जो कि अभी हमने इनके बारे में बात किया था। चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। पिसुन का प्रायवाची कौन है, पिशाच है, पिसना है, चुंगलखोर है, बेईमान है। अरे बेईमान तो विशेषण है, बेईमान व्यक्ति होता है नहीं। तो यहाँ पर अगर पिसुन की बात करें चुंगलखोर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39, जिसकी गहराई अथाह का पता ना चले। कहीं अथाह है मतवा, क्या है वो, अथाह है, तो जिसकी गहराई का पता ना चलिए। आपकी प्रेमिका का दिल क्या है, अथाह है, जो आपको प्रेम करती। नायक और नायिका क्या कहते हैं, अथाह होते हैं। ध्यान रखिएगा, कबीर ने कहा है प्रेम सब रतनन की खान है, प्रेम से बड़ा न कोई इस धरती पर, प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे विधि, ऐसे माहौल बना दूंगा आप कभी सोचे नहीं होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 40, जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है। अब ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एनबीएस, केबीएस सभी परीक्षाओं के लिए हैं, तो इसीलिए हमने ये जो स्पेशली बिहार के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए हैं, ये दूरदर्शी है। क्या है भैया, दूरदर्शी होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, राघव चेतन। अरे थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सा ठहरते हैं। वर्ल्ड कप में थोड़ा सा कभी कभी होता है, वर्ल्ड कप में लोग थोड़ा ठहराव लाते हैं। तो 40 प्रश्न हो गए हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा लगातार, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 51, राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है। यहाँ पर
यहाँ सूफी काव्य का नायक नहीं कर लीजिएगा, पात्र है। बिल्कुल सही। 57 खंड हैं, 57 खंड है। रचित रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। रत्नसेन मन के पात्र, सिंघल हृदय का पात्र, पद्मावती श्रद्धा और परमात्मा का, नागमती यह दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का, अलाउद्दीन माया का, राघव चेतन शैतान का, सुआ हीरा मन का है। इस तरह से अगर बात करें तो बिल्कुल पद्मावत क्या है? पद्मावत का ये पात्र है। चलिए आगे चलते हैं। 42 संख्या, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रस सिद्ध लिए हुए है। किसका कथन है? जल्दी से बताइए किसका कथन है? बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहास से यह लिया गया है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देखिए अगर बात करें उपवाक्य को तो बहुत ही सरल होता है उपवाक्य। ऐसी ट्रिक की का प्रयोग करें तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, की का प्रयोग करें तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण में क्या होता है? जो जैसे जितना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा जितना पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जब मैं स्टेशन पहुँचा यहाँ पर जाने की बात करेगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 का 2 हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए प्रश्न संख्या 44, जो तुम्हार अनुशासन पावै, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावै, कांचे घट जिम डारे फेरी, शकल मेरु मूलक जिम तोरी, ये में कौन सा रस है? अरे भैया इतना गुस्सा हो गए कैसे जो है जो धनुष थी उसको कंदुक मतलब गेंद की तरह, रौद्र रस गेंद की तरह तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। 44 का डी हो जाएगा। पंच परमेश्वर नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? भैया जयशंकर प्रसाद कहानी के सम्राट, उपन्यास के सम्राट जाने जाते थे। इनकी कहानियाँ 300 थी, जिसमें पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, दो बैलों की कथा। ईदगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हामिद, ये आपके सिलेबस में ही है। दो बैलों की कथा जो यूजीसी का है, दो बैलों की कथा, सदगत जैसी क्या हैं? आपकी रचनाएं हैं। और किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं आपकी हैं मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर जो लिखे हैं। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, आपके काशी के थे। चलिए पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? अरे वही भारत दुर्दशा भाई, जो गद्य के जनक के रूप में जाने जाते थे। आधुनिक युग की शुरुआत हुई 1880 में, जनक हुआ नाटक रासक। जैसे इन्होंने नाटक लिख के अपनी जीवन की शुरुआत की और बहुत ही कम उम्र में इनका देहावसान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशस्य विस्मधव, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी प्रहसन है, सती प्रताप जैसी रचना लिखकर अमर हो जाने वाले आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यहीं से यात्रा विधि का शुरुआत भी होता है। प्रश्न संख्या 47, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहते हैं? अरे भैया पहले का और खा, घा अंगा मतलब का और खा। इसका मतलब है कि वर्ग का क्या? वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। कैसे? विधि देखिए, यहाँ लिखिए का, खा, गा, घा। तो यहाँ पर का हो गया, यहाँ पर गा हो गया, घा। तो यहाँ पर एक और क्या हो गया? का, खा, गा, 4 हो गया। ऐसे कर ले सकते। 2 और 4 क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पर करिए का, खा, गा, घा। तो यहाँ पर कह रहा है 2 और 4। तो 2 और 4 क्या होते हैं आपके? 2 और 4 आपके क्या हो जाते हैं? जल्दी से, महाप्राण। और अंदर 135 लोग अंदर आए, 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं। 135 लोग अंदर आइए, 135 लोग अंदर आइए, बाकी लोग बाहर चले जाइए। 135 अल्प प्राण, बाकी महाप्राण होता है। ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 48, सा की ध्वनि क्या है? बहुत आसान है। देखिए ये वाला सा दंत होता है, ठीक है, और ये वाला सा मूर्धन्य होता है, और ये वाला सा तालव्य होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? तालव्य होता है। और इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से होता है। इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से होता है, इसीलिए संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और वहाँ पर चा छा अगर होता, चा छा जा,
ये संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। बात यहाँ पर है साकी, तो हो जाएगा क्या, तालब। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, छत्र, त्रा और ज्ञ किन के वर्ण के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल, इन्हें अगर बात करें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अगर छत्र की बात करें, का और सा से बना हुआ है। अगर त्रा की बात करें, ता और रा से बना हुआ है। अगर ज्ञ की बात करें तो जा और इया से बना हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसे मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 49 का ए हो गया। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, तभी मजा आएगा। शेयर कर दीजिएगा। खंजन नयन, प्रश्न संख्या 50, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? हमारी जो पहली क्लास है बहुत दमदार, ऐसी पूरी की पूरी क्लास होगी। खंजन नयन अमृतलाल नागर का लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें खंजन नयन में सूरदास के बारे में बात की गई है। अगर मानस का हंस होता तो वहाँ पर तुलसीदास के बारे में बात कर देते। बिल्कुल, अमृतलाल नागर एक उनका बहुत ही टीजीडी में पूछा गया है, सुहाग के नूपुर ऐसा कुछ करके है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आ रहा। चलिए प्रश्न संख्या 50 का हो गया बी। अगला चलते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे योग्यता रखता है? पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल, राम ये है, रिपीटेड प्रश्न है, ये गलती नहीं करने, इजी प्रश्न करने हैं। 51 का राम हो गया। अनुराग रत्न किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। नाथूराम शर्मा, भारतेंद्र, मुकुटधर पांडे। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को क्या कहा जाता था? कवि सम्मेलन का बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कवि सम्मेलन का बादशाह कहा जाता था। मुकुटधर पांडे में छायावाद का भान मिलता है। क्या मिलता है? छायावाद का भान मिलता है। और नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है अनुराग रत्न। चलिए बिल्कुल सही। जिस पर मुकदमा किया गया हो, बहुत ही अच्छा है, एक एक चीज़ आप समझिएगा। जिस पर मुकदमा गया हो क्या कहते हैं? भाई दूसरे के लिए मुकदमा करते हो ना, प्रतिवादी क्या होता है? प्रतिवादी होता है। इसीलिए यहाँ पर जिस पे मुकदमा करते हो, जिस पर मुकदमा किया गया प्रतिवादी होता है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? बिल्कुल, अगर बात करें संधि के दृष्टि से ये तीनों सही है। ये क्या है? अशुद्ध है। और ये दो मात्रे, दो चिटैया, देखिए बड़के भैया आएंगे, लड्डू हमको लाएंगे, वृद्धि संधि है। क्या है? तथेव, तथा धन एव, तो यहाँ पर क्या है? ये वृद्धि संधि है। क्या है भाई? वृद्धि संधि है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये 54 का डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 55। क्यों 55 इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं क्यों? क्योंकि जब 1976 में ये जो नियम लागू किए गए, इसमें 12 नियम थे और इनमें 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अगर बात करें किसकी? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अगर का वर्ग की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार पूछा जा सकता है। बिहार किस में आता है? हिंदी भाषी प्रदेश में आता है। हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली जैसे काम में आते हैं। और वहीं बात करें अगर खाकी अगर बात करें तो द्विभाषी हैं, जिसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार क्या आते हैं? ये आपके खा में आते हैं। और एक 3 होता है गा, जो अंग्रेजी में होता है। ये पूछा जा सकता है अंग्रेजी में कौन होता है? गा होता है। 2 में कौन होता है? खा में होता है। का के बाद खा आता है दूसरे नंबर पे, 2 हो गया। अरे यार इतना ईजी है मेरे भाई, एकदम रटा देंगे, ब्लड में चला जाएगा। पंजाब किस में आता है? पूछ ले, खा में आता है। गुजरात खा में। अगर ऐसे पूछ ले निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाएगा, आराम से आपको याद करना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमालय, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मतलब ये का में होते हैं। और अगर बात करें खा की, गुजरात से लगा हुआ है, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ से भी पंजाब, अंडमान निकोबार चले जाओ, गुजरात के उधर वो जो समुद्री इलाका है ना, वो सब खा में आते हैं, उसी में डूब जाते हैं। तो भाई गुजरात इसीलिए आगे है ना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। हम आप क्या है, गंगा माई के लेके बैठे हैं। तो इस तरह से मेरे भाई, मैं मतलब आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रिकी है। तो अंग्रेजी में पंजाब और उड़ीसा आता है। चलिए बात करते हैं आगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से संतोष जी आपको सिखाएंगे, बहुत ही अच्छे कोशिश करेंगे। जी नहीं लगाना चाहिए अपने आप को, मैं पीट दूंगा अपने आप को, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। हंसते भी रहिए, हंसना बहुत जरूरी है। टेंशन लेके कितने लोग अपने जीवन को नरक बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा।
आप जितना काम करते हैं उतना आपको मिलता है। आप अपनी औकात को बढ़ाइए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए, अपने हुनर को बढ़ाइए, टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। चलिए, किरातार्जुनियन किस पर्व से लिया गया है? किरातार्जुनियम किस पर्व से लिया गया है? बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए 18। 18 यहाँ पर क्या था? सर्ग था, और ये लिया गया वन पर्व से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन बीच बीच में जैसे वायरस टाइप में होता है तो ये ऐसे आते हैं। त्रिपटी पुहुप पराग पट शनि स्वेद मकरंद में कौन सा दोष होता है? देखिए, काव्य दोष और काव्य गुण बीच बीच में आपको पढ़ाते रहेंगे। हो सकता है आपके प्रश्न आ जाएं, क्योंकि काव्य शास्त्र बिहार में प्रश्न बनेगा और सभी एग्जाम के लिए है। तो अधिक पदार्थ दोष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुहुप और पराग दोनों कई बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष होगा। प्रश्न संख्या 57 हो गया। 58, दिनकर की कृति अर्धनारीश्वर निबंध का प्रकाशन कब हुआ? देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न डालने का मतलब ये है कि आप विष्णु प्रभाकर का जो उपन्यास है, जो अर्धनारीश्वर है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और एक ध्यान रखिएगा, दिनकर की एक जो निबंध है वो क्या है? पूछ लेगा, दिनकर का निबंध है। और वहाँ पर बात करें तो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 1952 में जो दिनकर की यह कृति है, तो इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। विष्णु प्रभाकर हो गया, ठीक है। दोनों को आप रिलेट करके पढ़िए। हरिवंश राय बच्चन कि किस कृति में हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा की गई है? हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे। मधुशाला, मधुकलश, निमसा निमंत्रण, दो चट्टाने किसका है? आखिरी चट्टान अलग है, ध्यान रखिएगा। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है, लेकिन दो चट्टान की बात करेगा अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन। दुई बच्चन ढेर प्रसिद्ध हुए, तो दुई चट्टाने से रट लो ना, हरिवंश राय बच्चन हो गए। जी जी बिल्कुल, कमेंट करके बताइएगा। तो आरती और अंगारे में प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा की गई। हरिवंश राय बच्चन की किस कृति में हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की? आरती और अंगारे। सूर की माला भी है, बंगाल का काल है, खादी का फूल भी है। ये रचनाएं आप पा गए। चलिए, प्रश्न संख्या 60 पर आ गए हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ए भैया देखिए, शब्द रचना कई तरह से होती है। शब्द रचना किससे होती है? शब्द रचना संधि से होती है, उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से होती है। तो यहाँ पर बात करें तो उ माने आगे, उ माने आगे, तो शब्द के आदि में आदि का अंत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ शब्द के आदि मतलब पहले, अंत में प्रत्यय लगता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे उर, नीह, दुस, आ, पर, ऐसे आपको परा, ऐसे तमाम उपसर्ग आपको मिलेंगे। चलिए, अब आ गए कैंची। किस पे आ गए भैया? कैंची शब्द पे आ गए। कैंची किस भाषा का शब्द है? देखिए, तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक भी तुर्की भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है क्या? कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। बाल्टी, हमने बताया था, बाल्टी, आल्पिन, गमला, कमरा, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। देशज शब्द वह होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है। देखिए, अब देशज सुन लीजिए। देशज, खखरा, डोंगा, बियाना, चषक, पगड़ी, खिड़की, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके फटाफट, ये आपके देशज शब्द होते हैं, वह शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता है। अच्छा, एक कमेंट करके बताइएगा, भिंडी किस भाषा का शब्द है? भिंडी किस भाषा का शब्द है? और गोभी, दोनों में अंतर बताइएगा। पढ़ाया हूँ, गोभी और भिंडी किस भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 2 प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए, 63, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे छोटी ध्वनि की बात करें तो वर्ण होता है, और वर्ण से सार्थक वर्ण जो होते हैं, जब सही सार्थक मतलब स्वतंत्र मेल से शब्द बन जाता है, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। परीक्षा में पूछा गया कि वाक्य की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? भाषा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया? होती है सबसे छोटी इकाई वर्ण। तो जो हम उच्चारण करते हैं, देखिए, भाषा के अलिखित रूप को छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण को जब लिख देते हैं तो चित्र रूप में वर्ण आता है, उसी को ध्वनि कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, सुनिए।
जब हम किसी को बोलते हैं तो वह उच्चारण, अगर पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्यान रखिएगा, तो वर्ण मारेंगे, ध्वनि मारेंगे। और लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई तो हम वर्ण कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वर्ण सार्थक होता है तो शब्द, और शब्द से वाक्य बनता है। इसलिए अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को बचाना है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर 3 होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो बात किसकी कर रहा है मेरे प्यारे लल्ला? लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप अपनी जिंदगी का, अपने सपनों पर काम करिए, कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर अगर संयुक्त की बात करें, कंजक्शन, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? कंजक्शन, जोड़ देना, जैसे अय, और, परंतु, इसलिए, हाँ, अतएव। तो राम गया और उसकी माँ ने देखा। तो यहाँ पर आप किंतु, परंतु ऐसे अव्यय के द्वारा लिखे जाते हैं, ये यहाँ पर जोड़े जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 64 आ गया, सबसे फेवरेट। विशेषण के कितने भेद? ए भाई साहब, जो व्यक्ति होता है उसी के अंदर विशेषता होती है। पूरी दुनिया में, पूरी धरती में व्यक्ति के इर्द गिर्द सभी चीजें नाचती हैं। अगर इंसान ना हो तो सब माटी है। इसीलिए विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसलिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। और नाम क्या है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं, और तुलना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। और ऐसे विशेषण के 4 भेद होते हैं, तुलना के आधार पर 3 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमसे किससे होता है? व्याकरण से। देखिए, भाषा का ज्ञान किससे होगा? व्याकरण से। कहाँ पे काल होगी, कहाँ पे क्रिया होगी, कहाँ पर वाच्य होगा, ऐसा अगर आप जानेंगे तब व्याकरण आप जान पाएंगे। चलिए, गमला किस भाषा का शब्द है? हमने बताया, मेरी माता जी एक कमरे में बैठी थी, वहीं पे अलमारी लगी थी, वहीं पे गमला रखा था, धीरे से जा रही थी, बाल्टी लेके लड़ गई। हमने कहा, माता जी देख के चला करो, कहीं बेटा क्या करे। अब ऐसी अवस्था हो गई। तो भैया, गमला जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सा उपन्यास प्रभाकर माचुए का नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करें कौन सा उपन्यास प्रभाकर माचुए का नहीं है, बिल्कुल दर्द के पैबंद। आप थोड़ा सा व्याख्या नहीं करेंगे, ताकि दर्द के पैबंद प्रभाकर माचुए का नहीं है। प्रभाकर माचुए किस शतक के कवि थे? कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 68, दिल फिगार और दिल फरेब कहानी के पात्र। गजब प्रेम की अजब कहानी है मेरे भाई। वो क्या करता है? दिल फिगार दिल फरेब पे एकदम फिदा रहता है। वो कहता है कि मैं तुमको पाना चाहता हूँ, मैं तुमको आलिंगन करना चाहता हूँ। वो कहती है, जाओ दुनिया के 3 ऐसे अनमोल रतन लाओ, जो अगर तुम ला दोगे तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। अरे वो पागल होके टहलता है भाई, जाता है पर्वतों पे, लाता है क्या, एक चीता पे बैठी हुई महिला रहती है, उसकी राख लाता है, आंसू लाता है। लास्ट में मैं शॉर्ट कर देना, लास्ट में एक युद्ध लड़ता रहता है, वीर उसका रक्त लाता है। मुंशी प्रेमचंद उस समय जब लिख रहे थे, भारत उस समय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ऐसे कहानी सुनाएंगे, कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कला विधि द्वारा, नाट्य विधि द्वारा आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिल फिगार और दिल फरेब दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जब वही तख्ती में ऐसे लिखा हुआ आप पढ़ेंगे कि यह एक एक देश के खातिर खून का एक एक कतरा जहां गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन होता है। प्रश्न संख्या 68, चलिए आगे चलते हैं तो समझ पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 69 थोड़ा सा संस्कृत से आ गया है। पाणिनि के महेश्वर सूत्र के 9वें क्रम। तो यहाँ पर आप बात करें डी, तो चलिए जानते रहिए, पाणिनि ने महेश्वर सूत्र दिया था। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। 70, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 71, मतिराम की रचना नहीं है। अगर बात करें हिंदी के प्रथम आचार्य की, भिखारी दास। हिंदी के प्रथम रीतकालीन कवि की बात करें, पद्माकर। अगर हिंदी के प्रथम सिंगारिक कवि की बात करें तो आप बताएंगे। प्रथम सिंगारिक हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। पद्माकर की रचना
क्या है इसमें पूछ रहा है? नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। पद्माकर की रचना नहीं है, बिल्कुल पद्माकर की रचना राग रत्नाकर नहीं है। बाकी अलंकार 50 का, ललित लराम, साहित्य सार ये पद्माकर की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। सपनों की होम डिलीवरी किसका उपन्यास है? ममता कालिया का है, वंदना का है, कृष्ण सोबती का? तो ममता कालिया का है, बिल्कुल ममता कालिया का है यह उपन्यास। सपनों, सपने में लोग ममता से प्रेम करते हैं। देखिए कभी कभी आप लोग सपना देखते हैं जैसे डिलीवरी हो रही है, कुछ खाने पीने की डिलीवरी हो रही है। ममता ने कहा सपनों की होम डिलीवरी, तो याद हो गया ना। ठीक है, ममता सपनों की होम डिलीवरी। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? अगर बात करें तुलसीदास को, तो एक ऐसे सगुण भक्ति धारा के कवि जिन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि रचना लिखकर अपने आप को ही नहीं बल्कि जो दो बोलियां थीं ब्रज और अवधि को भी शीर्ष स्थान दिया। और रामचरितमानस को इन्होंने अवधि में लिखा, साहित्यिक अवधि में लिखा, और वहीं पर पद्मावत ठेठ अवधि में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। तो यहाँ पर अनप्रास के बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनप्रास का बादशाह कहा है। क्या कहा है? अनप्रास बादशाह का कहा है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड कौन है? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहला कांड कौन है, अंतिम कांड है, ये सब आप जानते रहिए। प्रश्न संख्या 74। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी सिंगारिक कवि में नहीं था। शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऋतु वर्णन सेनापति के बारे में क्या कहा है? कवित्र रत्नाकर। चलिए, कवित्र रत्नाकर सेनापति। प्रश्न संख्या 75। भुजंग भूषण भट्टाचार्य का उपनाम बताइए। बिल्कुल किसे कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने उपन्यास लिखा। क्या लिखा? ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। बिल्कुल। हरिऔध किस काल के कवि थे? जानते ही हैं। निराला किस काल के कवि थे? जानते ही हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। त्रिवेदी युग के कवियों में आते हैं हरिऔध। निराला महाप्राण के रूप में निराला, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। 75 हो गया। प्रश्न संख्या 76। शिव प्रसाद सिंह को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, नीला चांद। बिल्कुल, नीला चांद पर इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नीला चांद पर शिव प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बसंत आ गया निबंध किसका है? देखिए विद्यानिवास मिश्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, ध्यान रखिएगा। विद्यापति को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका निबंध है बसंत। क्या? बसंत आ गया। किसका आ गया भैया? यहाँ पर बात करें तो बसंत आ गया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विवेकी राय आपके एक आंचलिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। शब्द थके जरूर हैं। अब देखिए इतना तेज पढ़ा रहा हूँ, शब्द थक गए हैं। क्या हो गए हैं? तो शब्द थक गए हैं। चिरंजी लाल कटारिया शब्द थके जरूर हैं। ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। फिर पीपर पात सरिस मंडोला, कैसा भैया? पीपर पात सरिस मंडोला में अगर बात करें कौन सा अलंकार है? देखिए अगर यहाँ पर बात करें जो उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? जो उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो बड़ा होता है, जैसे हमारा कोई मेहमान आया वो बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो मान होगा। और जो है यहाँ पर जो छोटा है वो क्या है? उपमेय है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। मतलब सीधे सीधे बात करिए कि जिससे तुलना की जाएगी वो नेचर है, वो प्रकृति है, तो बड़ा है। जैसे तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। मतलब प्रेमिका से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। या चांद सा मुखड़ा, तो कैसा मुखड़ा? हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था,
जीवन में प्रयोग करिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अगर मान की बात कर रहा है तो जो आपके उपस्थित नहीं है, जिससे आप तुलना कर रहे हैं, चाँद नहीं है, प्रेमिका आपके पास है, तो चाँद उपमान हो गया और प्रेमिका क्या हो गई? उपमेय हो गई। और उसका मुखड़ा अच्छा है, सुंदर है, तो मैं एकदम बात करूँगा साधारण धर्म किसे कहते हैं, उपमा किसे कहते हैं, उपमान, मान सब के बारे में बात करूँगा। यहाँ पीपर पात सरिस मंडोला पत्ते की तरह जो है, जैसे मन आपका चंचल होता है और पीपल का पत्ते की तरह डोलता रहता है, तो यहाँ पर उपमा, क्या यहाँ पर उपमा। और अगर कह देता पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन राम रतन राम रतन, रूपक अलंकार हो जाता, उत्प्रेक्षा मन मनमो जन जानो हो जाता। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान तरीके आपको हैं। तो उपमा। प्रश्न संख्या अंतिम है, प्रश्न संख्या अंतिम है मेरे प्यारे बच्चों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जो वर्ल्ड कप है आपका जीवन बदल देगा। किसी की गुलामी नहीं करना है, अपने आप की, अपनी काबिलियत, अपने आप को समय दीजिए। बिल्कुल। प्रश्न संख्या अंतिम, दोहा और रोला के संयोग से बना होता है क्या? कुंडलियाँ। बिल्कुल, कुंडलियाँ दोहा और रोला से बनता है। वहीं छप्पय किनसे बनता है, ये कमेंट करके बताइएगा। छप्पय। और बात करें सवैया में, तो सवैया में देखिए खत्म हो गया कहरा डाकू में। सवैया में कितनी मात्राएं हो कि सवैया कैसा छंद है? सवैया वर्णिक छंद है, ना कि मात्रिक है। 22 से 26 रसखान जी इसी को गाते थे, 24 दोहा सोढ़ा बर गए उलाला उलाला। बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिसके लिए आप अभी आगे देखिएगा। दोहा सोठा बर गए उलाला उलाला, अर्ध सम मात्रिक छंद। तो दोहा सोठा बर गए उलाला उलाला। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 13 गुणे 13, 13 13 13 13 13 13, 13 दिल मेरे पास है, 13 दिल मेरे पास है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। यारा यारा आएगा, सोठा हो जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों महामैराथन प्रतिदिन आप देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सीधा 94 51 27 70 61। बिल्कुल फालतू बात नहीं करना है, परीक्षा से संबंधित बात करना है, सरल प्रश्न बचाना है, धैर्य रखना है, हाँ नहीं करना है, कौन सा प्रश्न आ सकता है उस पे चर्चा। संतोष ये जो इलाहाबादी चैनल है, केवल परीक्षा से संबंधित, बिल्कुल फालतू बातें नहीं, पॉइंट सरल प्रश्न बचाओ, सिलेक्शन पाओ, वर्ल्ड कप खेलो। मेरी क्लास कैसी लगी? जो कमियां हो मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं, मैं स्टूडेंट बन के पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपके साथ आप जैसा बन के आपके ही प्रश्नों को सही करा दूं। अगर आपको अच्छा लगा हो बिल्कुल सजेशन दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार हमारा भाई है, पूरा देश हमारा एक है। कहीं भी आप नौकरी पाएं, अपने देश के लिए काम करिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत। सभी गुरु को प्रणाम, आपको भी, आपके माता पिता को भी मेरा नमस्कार पहुँचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।